फरवरी महीने से जेल में बंद नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वो फरवरी से बंद हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं और ईडी इस मामले में जांच कर रही है कि वो जो संपत्तियां उनके पास हैं उनका सोर्स क्या है। क्योंकि आपको बताएं, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन फडणवीस ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक ने ऐसी संपत्तियां इकट्ठी की जिसमें दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्वमेंट है और एक व्यक्ति से ऐसा सौदा किया जो मुंबई बम ब्लास्ट के लिए दोषी है, उससे ये प्रॉपर्टी खरीदी और इसलिए मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है और इस मामले को लेकर उन्होंने इसकी कंप्लेंट की थी। ईडी ने जब जांच की तो प्रथम दृष्टया ये पाया कि नवाब मलिक, जो कि थोड़े दिन पहले केवल एक कबाड़ी का काम करते थे, आज उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है जिसका सोर्स वो नहीं बता पाए और इसी बात को देखते हुए ईडी ने नवाब मलिक की 8 संपत्तियां जब्त की हैं। जी हां, आपको बताएं, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक तरफ वो 23 फरवरी से जेल में बंद है, उसके लिए वो कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं, लेकिन कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिल रही। जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। उनके वकील कपिल सिब्बल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को एप्लीकेशन लगाई है कि यह अवैध हिरासत है, मामला 20 साल पुराना है, लेकिन अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिली। और मामला आपको बता दें, जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए उसके अनुसार यह मामला है एक ऐसे सौदे से जुड़ा हुआ जिसमें आपको बताएं मुनीर प्लम्बर वाले हैं, उन प्लम्बर वालों का एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में 20 साल पहले उसकी कीमत थी 3 करोड़ रुपए, लेकिन उस समय मात्र 20 लाख रुपए देकर वो रजिस्ट्री करवा ली गई। इसमें कंप्लेंट उस समय हुई थी और ये शिकायत करने वाले ने कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए मुझे पर दबाव बनाया गया कि मैं ये सौदा नवाब मलिक के साथ, जो नवाब मलिक की कंपनी है मेसर्स सॉलिड्स इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बीच में थी, इसको सौदा करने के लिए दबाव बनाया गया। और आरोप यह है कि इस दबाव बनाने के लिए फोन किया था हसीना पारकर ने। जी हां, आप जानते होंगे ये हसीना पारकर कौन है। ये हसीना पारकर इस समय तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये थी दाऊद इब्राहिम की बहन और ये दाऊद इब्राहिम की बहन महाराष्ट्र के अंदर दाऊद इब्राहिम के लिए काम करती थी। सारा सौदा जमीनों का, प्लॉट का, फ्लैट का ये करना और किसी व्यक्ति से सौदा कराना है, प्लॉट खरीदना है तो औने पौने दाम उसको दिए जाते थे। जिस तरह से इस मामले में हुआ कि प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है लेकिन उसको 20 लाख रुपए दिए गए और 20 लाख रुपए भी दिए तो दिए, कई बार तो बंदूक की नोक पर यह प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां करवाई जाती थी, ऐसे आरोप लगे हैं। हसीना पारकर के ऊपर जो मूवी बनी है आप देखेंगे, उसमें कुछ चीजों को चित्रण किया गया है, किस तरह से दादागिरी की जाती थी। लेकिन इस मामले में ये जो खुलासा हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब ये आरोप लगाए, उसकी शिकायत की, इसके बाद जांच हुई और प्रथम दृष्टया ये माना गया, पाया गया कि वाकई में जो प्रॉपर्टी ये प्लम्बर वाले से ली गई इसकी कीमत आज की डेट में 300 करोड़ है। वो कहते हैं 20 साल पुराना मामला है। चलिए 20 साल पुराना है, लेकिन 20 साल पहले भी ये 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मात्र 20 लाख रुपए में कोई क्यों देगा। इसको लेकर के बाद में भले ही इधर उधर मामला हो जाए क्योंकि सबको जान प्यारी है, लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। बकौल भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र के द्वारा जो देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि इस तरह की लगभग 5 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बम ब्लास्ट के दोषी हैं मुंबई के, उनके द्वारा या उनकी प्रॉपर्टी को खरीदा गया। आपको बताएं, ये कानून बना था और उस कानून में अब जो कानून है यूएपीए का, उसके तहत ये है, उस कानून में है कि यदि कोई प्रॉपर्टी आतंकवादियों की है तो आतंकवादियों की प्रॉपर्टी को सरकार जब्त करेगी। और इसके बाद ये देखा गया कि कई प्रॉपर्टियां इस तरह की अचानक में बेचने का काम चला और 1992 के बम दोषी जो सीरियल बम ब्लास्ट मुंबई के अंदर हुए थे उसके दोषी थे, एक प्रॉपर्टी खरीदी गई। खरीदने वाले नवाब मलिक, बेचने वाला वो व्यक्ति जो आज तिहाड़ जेल में बंद है।
बम ब्लास्ट के दोष में। यानी सीधा सीधा है कि आप एक दोषी से खरीदते हैं। ये कहते हैं साहब मुझे पता नहीं था कि ये दोषी है। अब पता हो या ना पता हो, ये तो जिम्मेदारी है। यदि मैं किसी से कोई बाइक खरीदता हूं या कुछ ले रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके बारे में पता लगाऊं। कानून क्या कहता है ये तो कोर्ट बताएगी, लेकिन बहरहाल इसकी जब जांच हुई तो ये पाया गया कि वाकई में नवाब मलिक ने जो प्रॉपर्टियां ली हैं उसमें कुछ ना कुछ विवाद है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो किसी ना किसी अपराध में जेल के अंदर बंद है या जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियां के ऊपर आरोप है। अब सवाल यह है कि यदि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नवाब मलिक के पास है, उनके ऊपर आरोप लगा है, उसके सबूत देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा प्रेस को दिए हैं, तो क्या इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यह मामला नहीं पता? निश्चित रूप से पता है। क्या यह उद्धव ठाकरे की नॉलेज में नहीं है? बिल्कुल है। उसके बावजूद नवाब मलिक से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? बीजेपी ने सवाल पूछा, महाराष्ट्र की जनता सवाल पूछ रही है कि एनसीपी एक ही पार्टी, उसका एक लीडर जिसका नाम अनिल देशमुख, उसके ऊपर ईडी का आरोप लगा, जेल के अंदर बंद गए, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इसी तरह का मामला जमीन से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, ईडी ने कार्रवाई की, 23 फरवरी से जेल में बंद है, अभी अप्रैल चल रहा है, आज तक इस्तीफा नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि उनका नाम नवाब मलिक है। क्या धर्म देखकर कार्रवाई करेंगे? ये जो 3 दलों की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, ये नवाब मलिक से इस्तीफा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो उस समुदाय से आते हैं जिसका तुष्टीकरण करना अब जरूरी हो गया है। आपको वोट बैंक के लिए हिंदू की चिंता नहीं है, मुस्लिम की चिंता करेंगे? इस तरह का सवाल महाराष्ट्र की जनता और बीजेपी के महाराष्ट्र के लीडर पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति का धर्म यदि मुस्लिम है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? और ये कार्रवाई नहीं है, शक ही सही, तय नहीं है नवाब मलिक दोषी है नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। इसी तरह अनिल देशमुख जो जेल में बंद है, अभी तक तो उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई, उनका भी अभी पता नहीं है दोषी हैं कि नहीं है। तो फिर एक से इस्तीफा दूसरे से क्यों नहीं? सवाल तो यही है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ईडी तो अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें कभी संजय राउत बोलते हैं कि साहब सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, कभी शरद पवार बोलते हैं कि साहब ये तो प्रॉपर्टी ये जो है और ऐसा नहीं है, 20 साल पुराना मामला है, अब क्यों उठाया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। भैया एक व्यक्ति से, एक विधायक से, एक मंत्री से सरकार कैसे गिर जाएगी? आपने एक नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया तो अब आप सरकार कैसे गिर जाएगी? भाई 3 दलों में बहुमत से चल रही है, बीजेपी सरकार क्यों गिराएगा? आपकी सरकार जितने दिन चलेगी, बीजेपी के लीडरों का कहना है, उतने ही दिन आपकी पोल खुलेगी। अभी आप देख लीजिए, लगभग 2.5 साल होने को आया, अभी पोल खुल रही है। सत्ता में ना आते तो शायद पता ही ना चलता जनता को कि एनसीपी का क्या करैक्टर है, शिवसेना का कैसा रोल है। अब पता लग रहा है कि 100 करोड़ की उगाही के आरोप लग रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी बीएमसी उसमें टेंडर देने के नाम पर घोटाला हो रहा है, गिफ्ट दिए जा रहे हैं 2-2 करोड़ के। अब मातोश्री नाम लिख रहा है, वो कहते हैं कि साहब नहीं, मेरी मां के जन्मदिन पर मैंने घड़ियां बांटी। अब जनता समझती नहीं है क्या? लेकिन जनता बोलती नहीं है, जनता करती है, और वो करेगी इलेक्शन के टाइम। और इलेक्शन बीएमसी के आ रहे हैं, तो एनसीपी की मजबूरी है कि वो शायद नवाब मलिक से इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दूसरा कोई ईमानदार नेता उनके पास नहीं है? ये तो सवाल है। उद्धव ठाकरे जी की मजबूरी है, उनको एनसीपी की मदद लेनी पड़ेगी, वरना उनकी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिरे ना गिरे ये उनके ऊपर है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें शिवसेना की छवि सबसे ज्यादा खराब हो रही है। उद्धव ठाकरे जी पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बढ़िया काम करते तो दुनिया याद रखती और महाराष्ट्र में शायद अगली बार और अच्छी अपने बहुमत से सरकार बनाने के काबिल होते। लेकिन जिस तरह का काम उन्होंने किया है कि मौन हो गए हैं, कोई घपला हो, कोई घोटाला हो, कुछ नहीं बोलना उनको, और बोलना है तो उल्टा, जबकि बोलना यह चाहिए कि कानून अपना काम करे और हमसे जो मदद चाहिए हम करेंगे, हमारी सरकार में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं
हम उनको सहन नहीं करेंगे। और अपनी तरफ से एक पुलिस को कहते कि भाई कार्रवाई करिए, जांच करिए, ईमानदारी से जांच कराते और अधिकारियों को कहते कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करनी, मुझे दो, तो अपने पास वो रिपोर्ट मंगाते और फिर कार्रवाई करते। तो लोग वाहवाही करते, कहते भाई उद्धव ठाकरे जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, अपने मंत्री विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं। आपकी वाहवाही होती, लेकिन आप तो रश्मि शुक्ला जिन्होंने ये आरोप लगाया है, अभी तो आरोप ही कहूंगा क्योंकि जांच चल रही है, कि ट्रांसफर पोस्टिंग में मनमर्जी पोस्टिंग देने के नाम पर घपला चल रहा था सरकार में, आपको रिपोर्ट सौंपी, आपने रिपोर्ट दबा दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वो रिपोर्ट मिली और उन्होंने वो सार्वजनिक की। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई उद्धव जी आप मुख्यमंत्री हो, आप उल्टा जिन्होंने घोटाला उजागर किया उनके खिलाफ एफआईआर क्यों कर रहे हो भाई? अब ये तो आप जाने, लेकिन कुल मिलाकर जो हुआ है ये वाकई में एक झटका है नवाब मलिक के लिए। और अब तक ये बीजेपी मांग कर रही है कि नवाब मलिक जो कि अब जेल में बंद हैं, अभी तक हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। 8 प्रॉपर्टियां इनकी जो जब्त की गई हैं, उसमें उस्मानाबाद में 148 एकड़ जमीन, कुर्ला के गोवा वाला कंपाउंड है जो कमर्शियल कंपाउंड, उसको अटैच किया गया है। बांद्रा में नवाब मलिक का परिवार जिस परिवार में घर में रहता है वो घर भी ईडी ने जब्त किया है। इसी तरह कुर्ला में 3 फ्लैट इनके जब्त किए हैं। बहुत बड़ा झटका नवाब मलिक के लिए है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, देखना होगा नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। वंदे मातरम।